हेलो दोस्त, स्वागत है आपका क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल पे। और हम आज आपके साथ बात करने वाले हैं अगस्त करंट अफेयर, जिसमें हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे। और आज हम पार्ट 1 पे बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम 2 दिन पहले ही बिहार स्पेशल का अगस्त का करंट अफेयर ले चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए। अगर आप लोग को चाहिए तो हम आपको आई कार्ड में डाल देते हैं, आप लोग उससे भी जा करके देख सकते हैं। हालांकि क्लियर बीपीएससी चैनल पर जाइए, आपको 67वीं बीपीएससी को फोकस करके हमारा अगस्त 2021 से लेकर के अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। पूरे 1 महीने का करंट अफेयर है, जो आपको 67वीं बीपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अगर नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी बीपीएससी की तैयारी और मजबूत मिले। आने वाले 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के बाद हम आपके लिए स्पेशल पीटी ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट पे भी बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट भी आपके लिए लेके आएंगे, जो आप एक बार देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये कुछ अलग है, इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम दावा करते हैं कि हमारे करंट अफेयर सीरीज से 90 से 95% क्वेश्चन करंट अफेयर का हमारे ही वीडियो से आएंगे। तो उसी तरह हम अगर सब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे तो हम उसमें भी दावा करेंगे कि 90 से 95% क्वेश्चन हमारे ही सब्जेक्ट से आएंगे, हमारे ही वीडियो से आएंगे। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो वॉच करते रहिए। आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में एडिटोरियल के साथ यहाँ पे दिया जाता है, जो मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। आज हम लोग 26 न्यूज़ की बात करेंगे, 26 न्यूज़ को देखेंगे और कल और परसों में पूरे अगस्त का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को समाप्त करेंगे। तो चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। तो पहला न्यूज़ है कि 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। कहने का मतलब 75वीं जो स्वतंत्रता दिवस था वो पूर्ण हो चुका था और 76वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से 9वीं बार झंडा फहराया। तो 9वीं बार झंडा फहराया, तो 9वीं बार झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी में प्रथम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 वर्ष, कहने का मतलब है आजादी के 100 वर्ष, आजादी के 100 वर्ष, 100 वर्ष, अगले 25 वर्ष, आजादी के 100 वर्ष, कहने का मतलब है 2047 तक भारत को विकसित देश, विकासशील देश से निकाल करके विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। और अगले 25 वर्ष जो अमृत काल होगा उसके लिए 5 जो प्रण है उसकी घोषणा की है। तो 5 प्रण क्या है? तो पहला है विकसित भारत, दूसरा है गुलामी से मुक्ति, तीसरा है विरासत पर गर्व, चौथा है एकता और एकजुटता और 5वां है नागरिकों का कर्तव्य। इन 5 प्रण के साथ भारत का अमृत काल चलेगा 100 वर्ष, आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर। इस बार जो प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दिए हैं वो कुल 83 मिनट का भाषण था। कहने का मतलब है 1 घंटा 23 मिनट का भाषण था उनका। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। आगे है इसमें कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार लाल किले से झंडा फहराया है, इंदिरा गांधी ने 16 बार और मनमोहन सिंह ने 10 बार। इन तीनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा झंडा फहराया है लाल किला पे, 9 बार। और गैर कांग्रेसी की बात करें तो सबसे प्रथम है गैर कांग्रेसी में प्रधानमंत्री मोदी सर्वाधिक झंडा फहराया है, 9 बार। इससे ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी जी फहराए हैं, 6 बार। प्रधानमंत्री ने लाल किला से एक नारा दिया जिसका नाम है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान इनोवेशन। तो जय जवान और जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था। उसके बाद जय विज्ञान का जो है सब अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जय अनुसंधान और इनोवेशन का जोड़ करके एक नया नारा दिया गया है। तो इतना चीज आप लोग याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवनिर्वाचित, जो नए निर्वाचित हुए हैं 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 11 अगस्त 2022 को शपथ दिलाई। तो शपथ दिलाई है, याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति का मतदान 6 अगस्त 2022 को हुआ था और मतगणना भी इसी दिन संपन्न किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा, आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य
उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो कुल सदस्य 288 हैं, जिसमें से 8 रिक्त था तो बचे 780 सदस्य। उसमें से 725 ने मतदान किया और 55 सदस्य मतदान नहीं किए या अनुपस्थित रहे। ठीक है, और 725 जो मतदान किए उसमें से 15 का वैध, 15 का जो मत था, 15 का जो मतदान किए थे 15 जो हमारे एमपी, उनका मत जो है अवैध घोषित दिया गया। तो अब बचे 710 वैध मत। तो जगदीप धनखड़ साहब को 710 वैध मत में से 528 वैध मत मिला और विपक्षी उम्मीदवार जो थी मार्गरेट अल्वा, उनको मात्र 182 मत पड़ा। तो ये भी याद रखेंगे, मतगणना में मत की ये जो संख्या है ये भी पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। जगदीप धनखड़ बीते 25 वर्ष या 6 उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे बड़े मार्जिन से जीत दर्ज किए हैं। और ये जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो आप इनको भी याद रखें। जगदीप धनखड़ जो हैं राजस्थान के हैं और झुंझुनू जिले से बीजेपी के जाट नेता हैं, तो याद रखेंगे इनको। आपको बता दें कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो आप लोग पदेन सभापति, जो राज्यसभा के पदेन सभापति हो गए जगदीप धनखड़ साहब, और लोकसभा के भी जो स्पीकर हैं ओम बिरला, वो भी मध्य प्रदेश से ही, राजस्थान से ही हैं। और ये जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो भी राजस्थान से हैं, जो राजस्थान के झुंझुनू से। दोनों लोकसभा और राज्यसभा का जो अध्यक्ष और सभापति हैं दोनों राजस्थान से। उपराष्ट्रपति का यह 16वां चुनाव था, लेकिन इस पद पर बैठने वाले जगदीप धनखड़ साहब 14वें व्यक्ति थे। आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो 2 बार बने थे। और इनसे पहले जो वेंकैया नायडू बने हैं, उनसे पहले थे हामिद अंसारी, वो भी 2 बार बने हैं। तो इन दोनों को जो अगर एक ही बार बनते तो ये 16वें होते। तो इन दोनों के कारण 14वें व्यक्ति हैं, लेकिन चुनाव यह 16वां था उपराष्ट्रपति का। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि बिहार में नीतीश कुमार, उनकी पार्टी का नाम क्या है, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू पार्टी, ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और महागठबंधन के साथ मिलकर के नया सरकार 10 अगस्त 2022 को बनाया। अब महागठबंधन में कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी, कांग्रेस है, सीपीआई एमएल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और एचएम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इतने हैं महागठबंधन के हैं ये सारे सदस्य। तो इन सारे सदस्य के साथ मिल करके जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार के पार्टी हैं, उन्होंने अपना गठबंधन करके मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। नीतीश कुमार जो है 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। भारत में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने का भी रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने बनाया है। अब तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो 8 बार से कम मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, लेकिन नीतीश कुमार जी यह रिकॉर्ड नया बनाए। तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव जी के छोटे लड़के हैं वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनको भी याद रखना है। उसके बाद देखते हैं कि बिहार के मंत्रिमंडल में कुल 33 मंत्री को शामिल किया गया, जिनमें से 16 मंत्री आरजेडी लालू प्रसाद यादव के पार्टी से हैं, 11 मंत्री जेडीयू नीतीश कुमार के पार्टी से हैं, 2 मंत्री कांग्रेस से हैं, 1 मंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से है और 1 निर्दलीय को मंत्री बनाया गया। तो इतना याद रखेंगे। उसके बाद है कि बिहार विधानसभा की वर्तमान सीट की स्थिति क्या है, तो बीजेपी के पास 77 सीट है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के पास 79 सीट है। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के पास 45 सीट है, कांग्रेस के पास 19 सीट है। जो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है, ये लालू की पार्टी है, ये बीजेपी हो गया। कांग्रेस के पास 19 सीट, सीपीआई एमएल के पास 12 सीट, हम के पास हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 4 सीट और अन्य के पास 6 सीट। तो याद रखेंगे इतना चीजों को। ये पूछ सकता है, बिहार से स्पेशल है और बिहार स्पेसिफिक है, तो पूछने की पूर्ण संभावना है। ये VVI करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत किया, जिसका लक्ष्य था सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना। इसके लिए हर घर जल योजना शुरू किया गया था। अब बता दें कि देश में प्रथम हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य, पहला राज्य कौन बना है, तो गोवा, और पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। ये एक ही है केंद्र शासित प्रदेश, दोनों बने गोवा राज्य में और
केंद्र शासित प्रदेश में दादर नागर हवेली एवं दमन दीव बना है। प्रथम जिला जो था वो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर था। तो याद रखेंगे, हर घर जल प्रमाणित वाला जिला। तो इतना चीजों को याद रखेंगे, इससे वीवीआई करके पढ़ेंगे, इससे पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में बीजेपी सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में संसद में पेश किया गया था, जिसका भारी विरोध किया गया था टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उनके द्वारा भारी विरोध किया गया था। और उन्हीं के विरोध के कारण 3 अगस्त 2022 को सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया। तो याद रखें। तो अगला न्यूज देखते हैं कि इसरो द्वारा निर्मित SSLV D1 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कहने का मतलब हिंदी में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, अपना प्रथम उड़ान विफल हो गया। इनका किसका? SSLV का। तो देखेंगे कि SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो रॉकेट प्रक्षेपण यान था, इसका प्रथम ही उड़ान था और विफल हो गया। इस SLV के द्वारा 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। एक तो है EOS-2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2, कहने का मतलब है भू अवलोकन उपग्रह, और दूसरा था आजादी सेट। आजादी सेट में एक और पाया लगा देंगे, आजादी सेट था। तो आजादी सेट उपग्रह का जो निर्माण किया था, देश के 75 ग्रामीण स्कूल के छात्र ने 750 छात्राओं ने मिलकर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट था। ये उपग्रह ऐसा था कि ये ऊपर जाता और अपने आप ही इसका जो है सोलर प्लेट खुलने के बाद वहां पे तिरंगा दिखाई देता, दोनों ही ओर। तो ये था आजादी सेट था। आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में इसको तिरंगा फहराना अंतरिक्ष में लक्ष्य था इसका। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है कि भारतीय नौसेना ने आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव के तहत अंटार्कटिका, कहने का मतलब है जो दक्षिणी पोल है, उसको छोड़ करके विश्व के सभी बंदरगाह पर पोत भेजकर तिरंगा का फहराया, कहने का मतलब आरोहण किया और आजादी कार्यक्रम का संपन्न किया। इसमें भारत का जो पोत है INS चेन्नई और INS बेतवा, वो ओमान के मस्कट में आजादी का जो तिरंगा फहराया। INS सरयू जो है सिंगापुर में, उसके बाद INS त्रिकंद अफ्रीका के केनिया में, उसके बाद अगला देखेंगे INS सुमेधु ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, INS सतपुरा उत्तरी अमेरिका में, और INS तरकस दक्षिणी अमेरिका में, और उसके बाद अंतिम है INS तरंगिनी यूरोप में। इन्होंने, इन सभी ने पूछ सकता है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो ध्वजा का जो आरोहण था, उसमें जो यूरोप में कौन सा भारतीय पोत ने तिरंगा का आरोहण किया? तो INS तरंगिनी। तो कुछ भी पूछ सकता है, इसमें से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनने की संभावना। तो याद रखिए। अगला न्यूज है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा 25 अगस्त 2022 को देश में संचालित 25 फर्जी विश्वविद्यालय, जो फर्जी विश्वविद्यालय की सूची थी, उसको UGC ने सूची जारी कर दिया। और सूची में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय जो था फर्जी विश्वविद्यालय, 25 में से 8 विश्वविद्यालय दिल्ली के थे और उत्तर प्रदेश के 4 विश्वविद्यालय थे। तो इसको भी याद रखिए। अगला न्यूज देखते हैं कि लंपी वायरस दुधारू पशु में पाया जा रहा है अभी फिलहाल, जैसे गाय, भैंस, बकरी, बैल आदि में बड़ी तेजी से फैल रहा है। यह एक जो लंपी वायरस है, ये पशुओं में होने वाला है एक त्वचा रोग है, जो त्वचा पे होता है, और इसमें त्वचा पर बड़ी बड़ी गांठें आ जाती है। इससे जानवर की मृत्यु भी हो सकती है और उसका दूध कम हो जाता है, दूध सूखने लगता है। प्रभावित राज्य की बात करें इस वायरस से, तो राजस्थान में बड़े मात्रा में आया है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में इसका प्रसार देखा जा रहा है लंपी वायरस का। तो इससे बहुत बड़े मात्रा पर जो है पशु की मृत्यु हो चुकी है फिलहाल अभी तक। तो इसको भी याद रखेंगे, लंपी वायरस दुधारू पशुओं में पाया जाता है। अगला न्यूज देखते हैं कि अमेरिकी नौसेना ने अपना युद्धपोत USNS चार्ल्स ड्रू, इसको नाम को याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहेगी। चार्ल्स ड्रू को मरम्मत एवं रखरखाव के लिए 7 से 17 अगस्त 2022 को भारतीय कंपनी जिसका नाम है लॉर्सन एंड टूर्बो LNT के कटुपल्ली शिपयार्ड कहां पे है? चेन्नई के एन्नोर तट के तमिलनाडु के निकट है, वहां पे भेजा। तो अमेरिकी जो नौसेना का युद्धपोत है USNS चार्ल्स ड्रू, उसका मरम्मत एवं रखरखाव के लिए भारत में आया। यह USA
और भारत के बीच बढ़ते संबंध का एक परिचायक है और नया आयाम जुड़ा है। तो इसको याद रखेंगे, ये VVI न्यूज है, इससे क्वेश्चन बनने की 100% से भी ज्यादा संभावना है। अगला न्यूज है कि DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर चांदीपुर उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण रेंज, आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज है, वहां पर सतह से आकाश में कम दूरी तक लंबवत मार करने वाली मिसाइल, जिसका नाम है, यही नाम था लंबवत मिसाइल करने वाली, VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह न्यूज के लिए है, इससे पूछने की संभावना बहुत कम है। अगला न्यूज है कि भारतीय नौसेना के INAS 314 पर तैनात 5 महिला अधिकारियों के उड़ान दल ने 3 अगस्त 2022 को डोर्नियर 228 विमान पर सवार होकर के अरब सागर में केवल महिला समुद्री टोही निगरानी को पूरा किया, जो एक रिकॉर्ड है। मिशन का कमांडर कौन थी? आंचल शर्मा थी, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं। अगला न्यूज है कि नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग की संचालन परिषद, नीति आयोग का जो वार्षिक बैठक होता है उसी को संचालन परिषद कहते हैं। तो नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन बेरी, इस सम्मेलन में भाग लिए हैं। उसके बाद 23 राज्य के मुख्यमंत्री भाग लिए, 3 राज्य के उपराज्यपाल भाग लिए, 2 प्रशासक भाग लिए जो केंद्र शासित प्रदेश में होता है, और प्रमुख केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया जो सेंट्रल केंद्रीय मंत्री होते हैं। वो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, इस जो इस सम्मेलन हुआ था परिषद का, नीति आयोग का, उसमें भाग नहीं लिया। 3 वर्ष के बाद यह भौतिक उपस्थिति वाला प्रथम बैठक है। आपको बता दें कि 2019 में यह बैठक हुआ था भौतिक उपस्थिति वाला, बाकी वर्चुअल 2020 में नहीं हो पाया था, 2021 में हुआ था 6ठा बैठक, और 7वां बैठक 2022 में आयोजित हो रहा है। 7 अगस्त 2022 को इस बैठक का संचालन किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और इस बैठक में 4 प्रमुख एजेंडा था। तो प्रथम एजेंडा की बात करें तो फसल विविधीकरण, दलहन, तिलहन एवं अन्य कृषि उपयोग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यह प्रथम एजेंडा रखा गया। दूसरी एजेंडा क्या था? स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करना। तीसरा एजेंडा था उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करना, और चौथा एजेंडा था शहरी शासन। तो इन सभी को याद रखेंगे आप लोग। अगला न्यूज देखते हैं कि वडोदरा, गुजरात के वडोदरा में स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया, और इसके करने के साथ ही इसको एक स्वतंत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय का मान्यता देने का वाला विधेयक जो था 3 अगस्त को लोकसभा में एवं 8 अगस्त को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। तो कहने का मतलब है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान अब गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा, और यह एक स्वतंत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। इतना चीज याद रखिएगा, गति शक्ति विश्वविद्यालय में रेलवे के साथ साथ अन्य सभी परिवहन क्षेत्र को शामिल किया गया है, जहां पे आधुनिक रिसर्च के साथ प्रशिक्षण, कौशल आदि प्रदान की जाएगी। तो इतना बातें याद रखिएगा, ये VVI न्यूज है, ये पूछा जा सकता है। अगला न्यूज देखते हैं कि अगला न्यूज है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के 13 अगस्त 2022 की एक सूचना निकाला स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले, और उसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरा होने पर देश में 75 आर्द्रभूमि को रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया है। तो कहने का मतलब है देश में कुल 75 रामसर स्थल हो गया। अब बात करें कि 26 जुलाई को 5 आर्द्रभूमि तथा अगस्त 2021 में 21 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में जोड़े गए। भारत में रामसर स्थल आर्द्रभूमि की संख्या 49 से बढ़कर के 75 हो गया इन्हीं 2 महीनों के अंदर। तो याद रखेंगे इसको। सबसे ज्यादा रामसर स्थल की बात करें तो तमिलनाडु में है 14 और उत्तर प्रदेश में है 10। तो इतना बातें याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना के साथ साथ 100% संभावना है कि इससे क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा, याद रखेंगे। आप लोग अगर हमारा रामसर स्थल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के करंट अफेयर का सीरीज देखिए, उसमें हम सारे रामसर स्थल को शामिल किए हैं और हम लोग
टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे भी रामसर स्थल का पूरा लिस्ट डाला गया है, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है, अमेरिकी एथलीट है जिनका नाम था जिम थोर्प। वह 110 वर्ष पहले 1912 में स्टॉकहोम में खेल हुआ था। उस खेल में पेंटाथलन व डेकाथलन में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण जीते थे, और यह स्वर्ण जीतने वाला एकमात्र विजेता था जिसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जुलाई 2022 में मान्यता दिया गया। इससे पहले इसको मान्यता नहीं मिला हुआ था, तो याद रखेंगे जिम थोर्प को। इससे प्रश्न बनने की संभावना कम है, लेकिन याद रखिए। अगला न्यूज देखते हैं कि 14 वर्ष तक कानूनी लड़ाई के बाद सुपरटेक बिल्डर्स द्वारा नियम की कानून उल्लंघन करके उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर के 93A में निर्मित किया गया था अपार्टमेंट, जिसका पहला का नाम था अपेक्स टावर जो 32 मंजिला था, पूरा ऊंचा था, और दूसरा था सियोन टावर जो 29 मंजिला ऊपर था, ऊंचा था। उसको उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 28 अगस्त 2022 को गिरा दिया गया। यह लगभग 500 करोड़ की लागत से यह टावर बना था, तो याद रखेंगे इस टावर को 500 करोड़ की लागत से बना था। टावर गिराने का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा 21 अगस्त 2021 को ही उच्चतम न्यायालय द्वारा दे दिया गया था। गिराने की भरपाई भी सुपरटेक बिल्डर्स के द्वारा ही किया गया। गिराने की लागत लगभग 20 करोड़ आंका गया है, और इसमें 5 करोड़ रुपया सुपरटेक बिल्डर्स ने दिया है, और बाकी 15 करोड़ की जो राशि होगी, वह जो गिरे हुए भवन है उसका मलबा बेच करके निकाला जाएगा। तो याद रखेंगे, टावर गिराने से आसपास के भवन पर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए टावर फॉल इम्प्लोजन तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, VVI है। पूरे बिल्डिंग को 12 सेकंड के अंदर गिरा दिया गया, और इसे गिराने के लिए 3700 किलो का विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, जो एक ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा है। अग्नि पृथ्वी मिसाइल से तो 3 गुना 4 गुना ज्यादा था यह विस्फोटक सामग्री, कहने का मतलब। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को 20,000 करोड़ लागत से निर्मित कोचिंग शिपयार्ड में निर्मित स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत जिसका नाम है INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना का नया ध्वज या निशान भी जारी किया। जो पहले ब्रिटिश कालीन ध्वज था, उसके स्थान पर छत्रपति शिवाजी से प्रेरित ध्वज को भारतीय नौसेना को जारी किया गया। तो याद रखेंगे, VVI न्यूज है, इससे क्वेश्चन पूछने की पूर्ण संभावना है। अगर अगस्त से 67वीं BPSC में अगस्त से क्वेश्चन बनाए तो हमारे हिसाब से अगस्त से ही 5 करंट अफेयर पूछ लिया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि INS विक्रांत 43,000 टन जल विस्थापन क्षमता रखता है, और यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है। तो इसको भी याद रखेंगे। 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है, और 59 मीटर ऊंचा। इस युद्धपोत की अधिकतम जो गति है 28 नॉटिकल मील है, कहने का मतलब है लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से यह युद्धपोत दौड़ सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट की बात करें तो इस युद्धपोत में 4 गैस टरबाइन है, जिसके द्वारा 88 मेगावाट बिजली उत्पादन की भी क्षमता इसके पास है। 2300 से अधिक कंपार्टमेंट इस युद्धपोत में बनाए गए हैं, जहां पर 1700 से अधिक लोगों को रखने की क्षमता है। महिला सैनिक भी इस पर उपस्थित रहेगी, और इसके लिए एक विशेष केबिन की व्यवस्था की गई है। इसको बनाने में 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, और इसका डिजाइन भारतीय नौसेना के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन DND के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका निर्माण 2009 में ही शुरू किया गया था, और 2022 में इसको विभिन्न तरह के जो परीक्षण होता है उसको पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना को सौंपा गया। INS विक्रांत के आने से भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हो गया है। एक पहले से था INS विक्रमादित्य, तो एक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पहले से था, जिसे 2013 में रूस से खरीदा गया था। तो अपना निर्मित नहीं किया गया था, रूस से खरीदा गया था। रूस पहले INS विक्रमादित्य को यूज कर रहा था, लेकिन उस भारत को हाथे उसको बेच दिया।
अब देखते हैं कि आईएनएस विक्रांत का जो नाम है वो भारतीय नौसेना का जो प्रथम विमान वाहक युद्धपोत था, जिसको 1957 में ब्रिटेन से खरीदा गया था, उसी के नाम पे इसका भी विक्रांत नाम रखा गया है। और जो 1957 में खरीदा था वो 1961 से लेकर के 1997 तक अपना सेवा दिया था भारतीय नौसेना। तो याद रखेंगे, इससे एक क्वेश्चन बनना तो तय है, चाहे जैसे बने। तो आप लोग इसको पढ़ लो। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी संसद, जिसको कांग्रेस कहते हैं, उसके निचले सदन, अपना लोग का निचला सदन का नाम है लोकसभा, वहां के निचले अपना लोग का संसद का नाम है संसद, वहां के संसद का नाम है कांग्रेस, अपना लोग का निचले सदन का नाम है लोकसभा, वहां के निचले सदन का नाम है प्रतिनिधि सभा। वहां की जो स्पीकर है, जैसे अपना लोग को ओम बिरला है, तो वहां की स्पीकर है जिसका नाम है नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा किया 2 से 3 अगस्त 2022 के बीच। अब ताइवान को चीन अपना भाग मानता है, इसलिए इस यात्रा को चीन ने कड़ा विरोध दिखाया। और ताइवान का जो राष्ट्रपति उसका नाम है तसाई इंग बेन। तसाई ऐसे होगा, तसाई इंग बेन। तो तसाई इंग बेन ताइवान के राष्ट्रपति हैं। तो याद रखेंगे, अमेरिकी संसद निचली सदन के जो प्रतिनिधि सभा के स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उसने ताइवान की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो 1 से 4 अगस्त 2022 के बीच मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की यात्रा पर आए थे। मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। तो याद रखेंगे इसको। भारत ने मालदीव को $10 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। कहने का मतलब है आप सामान ले जाइए और बाद में हमको चुका दीजिएगा, तो उसी को कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। दूसरा है पॉइंट कि ग्रेटर माले, मालदीव का एक द्वीप है, वहां पे भारत का जो एग्जिम बैंक है उसकी मदद से, एग्जिम बैंक की मदद से 4000 आवासीय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और मालदीव के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है इस बार, तो इसको भी याद रखें। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं और अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज क्या है कि अगला न्यूज है कि आतंकी संगठन है अलकायदा। आप लोग जानते होंगे ओसामा बिन लादेन का संगठन था। तो ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद अलकायदा का जो सरगना है वह अयमान अल जवाहिरी को बना दिया गया, मतलब ये खुद बन गए, जिसे अमेरिका ने एक ड्रोन हमले के जरिए 31 जुलाई 2022 को अफगानिस्तान के काबुल में मार करके गिरा दिया। किसको? अयमान अल जवाहिरी को। अब अयमान जो है ओसामा बिन लादेन की मृत्यु के बाद अलकायदा का सरगना था और इसे ढूंढने पर $2.5 करोड़ का इनाम भी रखा गया था अयमान पर। मौत की पुष्टि 2 अगस्त को की गई ताकि कोई गलती इंफॉर्मेशन रिलीज ना हो जाए। तो इतना ये भी आप लोग याद रखेंगे। अयमान अल जवाहिरी किसका था? तो अलकायदा का आतंकवादी था, याद रखेंगे। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं कि सरकारी कोष के दुरुपयोग हुआ और भ्रष्टाचार के मामले में मलेशिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नजीब रजाक, उनको 12 वर्ष का कारावास की सजा दी गई है। तो नजीब रजाक मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिसको 12 वर्ष का कारावास का सजा दिया गया है। तो ये याद रखें। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज देखते हैं कि दक्षिण कोरिया ने अगस्त 2022 में अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फाल्कन 5 के द्वारा चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा के लिए अपना स्वदेशी उपग्रह दानुरी का सफल प्रक्षेपण फ्लोरिडा के तट से किया। अब दक्षिण कोरिया जो है उसका लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा के सतह पर उतरना है और यह जो दानुरी है यह चंद्रमा के जो है कक्ष में परिक्रमा करेगा और यह संभावना तलाशेगा कि अगर हम अपना जो कोई भी लैंडर या रोवर है चंद्रमा की सतह पर उतारें तो किस जगह पर उतारना सेफ होगा, अच्छा होगा। इसी के लिए दानुरी उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया। दानुरी प्रक्षेपण कर दक्षिण कोरिया चंद्रमा मिशन लॉन्च करने वाला विश्व का 7वां देश बन गया है और एशिया में चीन, जापान और भारत के बाद चौथा एशियाई देश बन गया है चंद्रमा मिशन लॉन्च करने वाला। तो ये भी VVI है। इस न्यूज को भी आप VVI करके पढ़ेंगे। अगला न्यूज है, अगला पॉइंट है, दक्षिण कोरिया ने जून 2022 में स्वदेश निर्मित रॉकेट नूरी का भी
सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो इसको भी पॉइंट को भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 अगस्त 2022 को पराग्वे, पराग्वे कहाँ है? दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिकी कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली, उसके बाद अर्जेंटीना, वेनेजुएला याद रखेंगे, सॉरी। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 अगस्त 2022 को पराग्वे की राजधानी है एसेंसियोन, वहां पे भारतीय दूतावास का स्थापना किया। इससे पहले भारतीय दूतावास पैराग्वे में नहीं था। तो पैराग्वे में इससे पूर्व अर्जेंटीना में भारत का दूतावास है ब्यूनस आयर्स में, अर्जेंटीना का राजधानी है। यहाँ पे भारतीय दूतावास पराग्वे का भी प्रतिनिधित्व करता था। कहने का मतलब है पराग्वे का भी जो है अतिरिक्त प्रभार में था अर्जेंटीना का दूतावास। पराग्वे द्वारा भारत में अपना दूतावास 2006 में ही खोल दिया गया था, लेकिन भारत ने 2022 में अपना दूतावास पराग्वे में खोला है। एस जयशंकर द्वारा पराग्वे यात्रा किया गया, जो किसी भारतीय विदेश मंत्री की यह पराग्वे की यह प्रथम यात्रा है। तो ये चीज याद रखें। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज देखते हैं कि पाकिस्तान में भीषण बाढ़ आया है, आप लोग देखते होंगे न्यूज में, और उसके चपेट में आने से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का नाम है नवाज शरीफ, नवाज नहीं, सॉरी, यहां पे गलती लिखा गया है, शहबाज शरीफ ने 25 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी इसके चलते। तो ये भी BBI है, इसको भी याद रखें। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं और आज का हम लोग लास्ट न्यूज देखेंगे। तो आप लोग अंतिम तक देखते रहिए, आपको लोग को एक इंफॉर्मेशन भी देना है, आप लोग देखिए क्या है। 26 न्यूज देखते हैं कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल 9 मार्च 2022 को हरियाणा के सिरसा वायु सैनिक केंद्र में तकनीकी रखरखाव के दौरान गलती से फायर हो गया, और यह फायर किया हुआ ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के मियां चन्नू शहर में के पास जाकर के गिरा। हालांकि इससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की आपत्ति के बाद भारत ने इसकी जांच का एक कमेटी बैठाया, और इसके बाद घटना का जो सत्यता की जांच के कारण भारत के 3 वायुसेना अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। इसी की मिस्टेक से, इसी की लापरवाही के कारण यह जो मिसाइल था वह प्रक्षेपित हो गया और पाकिस्तान में जाके गिरा। तो आप लोग देख रहे थे अगस्त 2022 का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। इसमें हम लोग आज पार्ट 1 देखे हैं, और कल और परसों में हम इसको समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग क्लियर BPSC चैनल देखते रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और क्लियर BPSC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर, एडिटोरियल और साथ में न्यूज़पेपर का हिंदी और इंग्लिश PDF के लिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कल से UPSC का मेंस है, तो आप लोग कल 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक कॉल नहीं करेंगे। मोबाइल कॉल आएगा लेकिन रिसीव नहीं हो पाएगा। तो कल एक ही पेपर है, इसलिए कल इतना बजे, और परसों और तरसों जो सुबह से लेकर के 8 बजे से लेकर के शाम के 5:30 तक आप लोग कॉल नहीं कर पाइएगा, वहां पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया है हम आपको, क्योंकि इसमें हालांकि आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैसेज रिसीव भी होगा, कॉल आएगा भी, क्योंकि हम घर पे मोबाइल छोड़ के जाएंगे। तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, देखेंगे, हम कॉल रिटर्न कर लेंगे एग्जाम के बाद। तो आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए रिवीजन। ये आज इस मंथ का जो है करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे कि 15 सितंबर तक का भी करंट अफेयर आप लोग को करवा दिया जाए एक वीडियो में। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार होकर रहिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। किसी भी तरह की समस्या हो तो इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए। कल और परसों हम लोग का जो ये करंट अफेयर सीरीज समाप्त होगा, उसके बाद हम आपके साथ एक नए प्रोग्राम की घोषणा करेंगे। उसके लिए आप लोग कल भी कर सकते हैं या परसों करेंगे, ज़्यादा उम्मीद है कि कल करेंगे। तो आप लोग कल का वीडियो में बने रहिएगा और इसी तरह साथ बनाए रहिएगा।
आप लोग का क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं, और 90 से 95% का जो दावा करते हैं हम करेंट अफेयर का, वो सत्य करके दिखाएंगे इस 30 अगस्त के जो बीपीएससी का सर्टिफिकेट बीपीएससी है उसकी एग्जाम के बाद। तो आप लोग बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।